नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी मॉक टेस्ट जो कि हमें हेल्प करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम के अंदर और जो है एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, नमकीन, जला, कठोर या दर्जन। ऑप्शन ए है नमकीन, ऑप्शन बी है जला, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है दर्जन। तो मन में सोचें और जल्दी से आंसर दें और देखें लास्ट में कि आप कितने सही हो पाते हैं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्जन। दर्जन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो दर्जन होता है दोस्तों, ये होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं वो क्या आते हैं? 5, 30, 15, 1.25, 1.5, 2.5, पहला 20, 7वां 10 गुणा, 4 गुणा, जोड़ी, दर्जन, गट्ठा, 5, 4, 8। इस प्रकार अगर आपका दिया हुआ है तो ये आते हैं निश्चित संख्यावाचक के अंदर। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में कैसे देखा जाता है? जहाँ पे आपको कई कुछ सब थोड़ा जो अक्षर हैं वो दिखाई दें तो आप वहाँ पे समझना कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में सर्वनाम बताना भाई, कौन सा सर्वनाम है? कोई जूते चुरा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो सर्वनाम होता है दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और दोस्तों जो ये 6 के 6 सर्वनाम हैं, इनकी जो परिभाषा है वो हमने दी हुई है, तो आप इसको पढ़ के जा सकते हो। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है दोस्तों, वहाँ पे होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है दोस्तों? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। किसे बोलते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हों उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए वहाँ पे होता है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कुंठित का विलोम शब्द है दोस्तों वो बताना है क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन ए में है शीत, ऑप्शन बी है ठंडा, ऑप्शन सी है तीक्ष्ण और जो ऑप्शन डी है वो है मंद। तो इनमें जो कुंठित का विलोम शब्द है वो बताना है दोस्तों में। तो दोस्तों जो शीत होता है उसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है ताप। ठीक है, और जो ठंडा होता है उसका होगा गरम, और जो मंद होता है दोस्तों उसका होता है तीव्र। ठीक है, तो जो ऑप्शन बनता है वो बनता है अपना ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही आंसर होगा। जो कुंठित का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तीक्ष्ण होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए में दिया है संबोधन कारक, ऑप्शन बी में है अपादान कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक और जो ऑप्शन डी है वो क्या है? संप्रदान कारक। तो इनमें से कौन सा कारक है दोस्तों वो बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संबोधन कारक इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो देखो जो एग्जाम्पल दिया हुआ था हे राम, तो यहाँ पे आया है दोस्तों हे। ठीक है, यहाँ पे आश्चर्य प्रकट हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जोर जोर से बात करना, ऑप्शन बी है ढोल बजाना, ऑप्शन सी है बात करना और ऑप्शन डी है प्रचार करना। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रचार करना। जो मुहावरा है दोस्तों वो क्या है? ढिंढोरा पीटना, और जो इसका अर्थ निकल के आता है वो होता है प्रचार करना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आज गाँव में इनामी गुंडे को पकड़ने का ढिंढोरा पिटवाया गया। ठीक है, पीटा गया। तो दोस्तों जो प्रचार करना होता है वो होता है ढिंढोरा पीटना। पुत्र शोक का समास विग्रह करना है।
तो यहाँ पे जो क्या आंसर होगा दोस्तों वो देख लेते हैं। पुत्र पर शोक, पुत्र से शोक, या पुत्र के लिए शोक, या पुत्र का शोक। तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब्ज का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पे जैसे पूछ लिया जाए अब्ज का अर्थ नहीं है, तो जो ये नहीं वर्ड होता है ना दोस्तों, यही अपने जो क्वेश्चन खा के जाता है। कैसे खा के जाता है हम देख लेते हैं। अब्ज का अर्थ क्या है, तो वो ही लगा के आ जाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो नहीं वर्ड आ जाता है ना, इसको हम ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको पेपर में ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका जो सही अर्थ है वो नहीं बताना दोस्तों, यहाँ पे बताना सही अर्थ नहीं है। तो जो इसका सही अर्थ नहीं है वो कौन सा है वो बताना दोस्तों। तो इसमें जो सही आंसर नहीं है वो क्या है, बादल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। जो शंख, चंद्रमा और कपूर है दोस्तों, ये अब्ज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और पानी निरंतर बह रहा है, वाक्य किस क्रिया विशेषण का है। तो हमें बताना है पानी निरंतर बह रहा है, वाक्य बताना है ये किस क्रिया विशेषण का है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए इसका है जो राइट आंसर है। वो कैसे पता चलता है दोस्तों हमें, इस क्रिया विशेषण में अभी, फिर, कभी और निरंतर शब्दों के द्वारा काल का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपको यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर आदि जो शब्द हैं दिखाई देते हैं, तो वो दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे रीतिवाचक है, तो रीतिवाचक में आपको जैसे धीरे धीरे, जल्दी, रोज आदि अगर दिखाई देता है तो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल। और जो परिमाणवाचक में होता है वो क्या जाते हैं, बहुत, अधिक, अधिकाधिक और पूर्णतया। मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, प्रस्तुति पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अतद गुण, रूपक, सलेश या वक्रोक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है रूपक। मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़ो बहे अनेक, इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। तो जो रूपक की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। जब उपमेय का उपमान में उभेद हो तब रूपक अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, अतद गुण है और सलेश और वक्रोक्ति अलंकार हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो दी हुई है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हो या एक बार देख सकते हो, और एक बार देख के जाना दोस्तों आपने, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंशी प्रेमचंद की रचना बतानी है भाई, कौन सी है इनमें से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गोदान, लहर, तितली और कामायनी। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से बताना है मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदान है दोस्तों, जो मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है गाँव के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो ये लहर, तितली और कामायनी है, ये किसकी रचनाएँ हैं दोस्तों, ये हैं जयशंकर प्रसाद की। और जो अन्य रचना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, वो भी मैंने यहाँ पे दे दी है, आप एक बार पढ़ के जरूर जाना, आपके काम आ सकती हैं। आगे चलते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को क्रम वाच्य में लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन डी है उसका सही आंसर है दोस्तों, और जो इसमें है क्रम वाच्य है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव का पर्यायवाची है, तो जीव का पर्यायवाची बताना है हमें, वचन, रचना, ध्वनि या जीव। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में और बताइए इसका सही आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, रचना इसका सही आंसर है। और अलग इसे रचना से अलग क्या क्या है वो बता देता हूँ आपको। जीवा, सुस्वादु और चंचल, ये सभी जीव के पर्यायवाची हैं। और जो वचन, ध्वनि और जीव हैं दोस्तों, इनके भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। वचन के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या है, वाक्य, वाणी, बोली, आश्वासन, वादा, प्रण और प्रतिज्ञा, ये वचन के जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं ध्वनि के। ध्वनि में आ जाता है नाद, रव, स्वर, ताल और आवाज़। आगे है जीव, जीव में आता है दोस्तों रूह, प्राण, आत्मा या जीवात्मा। ये सभी एग्जाम्पल हैं दोस्तों जीव के। तो यहाँ पे हमने चारों के पर्यायवाची शब्द देख लिए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ध्रुव, ऑप्शन बी है दुरावस्था, ऑप्शन सी है निंदा, ऑप्शन डी है दुर्भिसंधि। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, दुर्भिसंधि दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वाक्य नहीं है, फल पका होना चाहिए, ऑप्शन ए। इस वाक्य की एक भी पुस्तकें नहीं है। हम इस देश के लिए
जान कुर्बान हो जाएंगे, उसके मन की था का पता नहीं चलता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फल पका होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, एक है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी है पूजनीय, पूजनीय, या ऑप्शन सी है तदोपरांत, या ऑप्शन डी है कवित्री। 4 ऑप्शन दोस्तों, इनमें से बताना आपको सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अंत्याक्षरी। ठीक है, और जो ये 3 शब्द हैं दोस्तों, इनका जो सही रूप है लिखने का वो मैं बता देता हूँ आपको। पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, ये होता है पूजनीय। ठीक है, तदोपरांत, तदोपरांत नहीं होता दोस्तों, वो होता है तदुपरांत। ठीक है, ऐसे। और कवित्री होता है दोस्तों, वो ऐसे लिखा जाएगा, वह के ऊपर छोटे की मात्रा नहीं आएगी, कै वह, और यह के ऊपर छोटी की मात्रा, और तरह के ऊपर बड़ी की मात्रा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से अनुनासिक व्यंजन के उदाहरण हैं। अनुनासिक व्यंजन के उदाहरण बताना है दोस्तों हमें, कौन से हैं, ख, न, स या क। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न। न दोस्तों अनुनासिक शब्द के एग्जाम्पल में से एक है, और जो इसके अलग, और जो इसके दूसरे एग्जाम्पल हैं वो क्या है, अंग, य, अण, न और मैं। दोस्तों ये सभी अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी नाक से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं हम अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, आगे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं अलग अलग स्पर्श व्यंजन के, उष्म व्यंजन के, संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं, आप एक बार इनको देख के जाइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब उठ जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब उठ जाओ वाक्य में क्रिया बतानी है दोस्तों, कौन सी रहेगी। तो ऑप्शन ए है कर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, या अपूर्ण क्रिया, या संयुक्त क्रिया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, वो हो जाएगा संयुक्त क्रिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उठ जाओ वाक्य में संयुक्त क्रिया दोस्तों। ठीक है, और जो संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया और कर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया है दोस्तों, इन चारों क्रिया की हमने परिभाषा दे दी है। आप स्क्रीनशॉट करके एक बार इनको पढ़ के जरूर जाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषम सारणी का निम्न में से कौन सी रचना है। तो दोस्तों इनमें से विषम सारणी है दोस्तों, एक लेखक हैं, उनकी रचना बतानी है दोस्तों, इनमें से कौन सी है विषम सारणी की। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चीप की दावत, नदी के द्वीप, शरणार्थी, या परख। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, चीप की दावत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे नदी के द्वीप है दोस्तों, जो ये है आगे की रचना है, शरणार्थी है दोस्तों राजगिल की, और जो परख रचना है दोस्तों वो है जनेंद्र की। ठीक है, जनेंद्र कवि की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रावण में है, तो इनमें बताना दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, या गुण संधि है। तो इनका जो सही आंसर है वो क्या होगा, श्रावण में है दोस्तों अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक हिंदी की जो शॉर्ट ट्रिक है, मतलब जो जल्दी जल्दी पढ़ी जाएंगी, उनको एक बार देख के चले जाना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से एक बार पढ़ के जाना, वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। छोटी सी क्लास है और आपको फ़ायदा बहुत दी जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को मिला था दोस्तों। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था वो बताना है दोस्तों हमें, वो किसको मिला था। जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप है दोस्तों, उसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इनको है जो ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार दिया गया था, वो किस में दिया गया था दोस्तों, ये एक मलयालम कवि हैं। ठीक है, और जो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई वो कब से हुई दोस्तों, वो हुई 22 मई 1961 से। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा एग्ज़ाम दे के आएँ और कोई भी गलती करने से बचें एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन आपको आते हैं कम से कम उनमें कोई गलती ना करें आप, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं।